हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में आपको ज्योग्राफी का जो चैप्टर 3 है उसका ये सेकंड पार्ट है। उस चैप्टर में पेनिनसुलर रिवर रह गया था। इस पार्ट में हम पेनिनसुलर रिवर को भी कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पर, देखते हैं कि हमारे भारत के जो पेनिनसुलर पार्ट है उसमें कौन कौन सी मेजर रिवर आती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, द पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, आपको मालूम है इंडिया का जो नीचे का पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ बहती हैं उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं, उन्हीं की हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें आपको हम बता दें, जो भारत के साउथ में जो नीचे की टाइप है, जिसको हम डेक्कन नीचे साउथ बोलते हैं, तो यहाँ पर जो मेजर रिवर्स हैं उनको जो वाटर मिलता है वो वाटर मिलता है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट आपको मालूम होना चाहिए, वेस्टर्न कोस्ट के लगा हुआ यहाँ वेस्टर्न घाट है, जो कॉन्टिन्यूअस माउंटेन होते हैं। जब हमारे इंडिया में साउथ से मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून जिसे कहते हैं, तो जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, ये लिखा हुआ है साउथ वेस्ट मानसून, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में, अर्थात कह सकते हो वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में खूब पानी गिरता है। और ये वेस्टर्न घाट ही एक्चुअली जो है ये ओरिजिनेट करती हैं नदियाँ, यहीं से सारी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, इसी के आसपास से। नदियों को जो पानी मिलता है वो वेस्टर्न घाट के कारण मिलता है। तो वेस्टर्न घाट एक्ट एज ए वाटर डिवाइड, ये वाटर डिवाइड का काम करता है। जो साउथ की मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि महानदी हुई, गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, ये मेजर रिवर हैं साउथ की। ये सारी रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। और बिफोर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल दे फॉर्म डेल्टास। इधर जो रिवर्स गिरती हैं वो डेल्टास बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टास। और डेल्टास जानते हैं आप, ट्रायंगुलर शेप होता है, जो बहुत ही क्या होता है, फर्टाइल होता है। सारे सेडिमेंट और सेट लेके आती हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं डेल्टास में, और उस डेल्टास वाला पार्ट जो होता है बहुत ही फर्टाइल होता है। तो साउथ की जो मेजर रिवर हमने बताया आपको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मेजर रिवर है साउथ की। ये ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। और गिरने से पहले ये क्या बनाती हैं? डेल्टास बनाती हैं अपने माउथ पे। और दो ऐसी नदियां हैं, जो एक है नर्मदा है, और एक है तापी। ये दो नदी जो हैं अरेबियन सी में गिरती हैं, और गिरने से पहले क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं गिरने से पहले। तो जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टास बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। याद रहेगा, दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। कुछ लोग तापी कहते हैं, कुछ ताप्ती कहते हैं, बात वही है। तो तापी कहो या ताप्ती कहो, तो जिसमें दोनों में नर्मदा जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, लगभग इसकी लेंथ जो होगी 1300 किलोमीटर के आसपास होगी, 1300 किलोमीटर के पास। और जबकि तापी जो है वो 700 के आसपास है, 784 या 84 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो तापी जो है नर्मदा के कंपेयर में थोड़ा छोटी है, और नर्मदा क्या है? बड़ी है, लगभग आधे का अंतर आ रहा है। तो ये चीज़ पूछ ली जाती है, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टास बनाती हैं, और जो अरेबियन सी में गिरती हैं नदियाँ वो हमारी एस्चुरीज बनाती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमारी नर्मदा बेसिन आ रहा है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि नर्मदा बेसिन का पूरा दिखाया गया एरिया।
पिक्चर में नर्मदा बेसिन का एरिया जहाँ से वो बह रही है वो पूरा एरिया जो है हमारा नर्मदा बेसिन कहलाता है। द नर्मदा जो रिवर है वो राइजेस माने निकलती है इन द अमरकंटक हिल। कौन सी हिल? अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश में हिल है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है, याद रखिएगा। इट फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली, और ये वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि इधर साइड में अरेबियन सी की तरफ ये वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। और किसके थ्रू? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होता है? रिफ्ट वैली जो होता है फॉल्टिंग के द्वारा बनता है। हमारे दो चीज़ें होती हैं, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। हमारे अर्थ में जो प्लेट्स हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो फॉल्टिंग में क्या होती है, जब प्लेटें खिसक जाती हैं तो बीच में जो दरार हो जाती है उसको फॉल्टिंग कहते हैं। और फोल्डिंग होता है जब प्लेटें आपस में चढ़ जाती हैं, जिससे हमारा माउंटेन्स का निर्माण होता है, माउंटेन्स बनते हैं। जैसे हिमालयाज है, हिमालयाज को बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्योंकि वो फोल्डिंग से बना है। तो रिफ्ट वैली जो जिसका निर्माण हुआ है ड्यू टू फॉल्टिंग, दो है आप देखेंगे, ऊपर हमारी विंध्याज रेंज होती है, नीचे सतपुरा। तो विंध्याज और सतपुरा के बीच में जो हमारी फॉल्टिंग के कारण जो रिफ्ट वैली बनी है, उसी रिफ्ट वैली के थ्रू जो है हमारी ये नर्मदा नाम की जो रिवर है वो बहती है वेस्ट डायरेक्शन। इट क्रिएट्स मैनी ब्यूटीफुल लोकेशन। जब ये बहती है तो रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं जो मन को भा लेते हैं। बहुत ही सुंदर ये दृश्य बनाती है। जब आप नर्मदा रिवर के किनारे किनारे जाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर आपको झरने और ब्यूटीफुल लोकेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है द मार्बल रॉक्स जो है और नियर जबलपुर। जबलपुर के नज़दीक क्या पड़ती है? मार्बल रॉक। हालांकि विंध्याज रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में जो स्टिप पहाड़ियाँ होती हैं वो सब मार्बल्स की हैं, पथरीली हैं, स्टिप्स। उन्हीं बीच में रिफ्ट वैली से होते हुए नर्मदा बह रही है। तो वेयर नर्मदा जो फ्लोस करती है जबलपुर के पास, तो थ्रू अ डीप जॉर्ज, एक गहरी खाई के रूप में। तो बिटवीन जॉर्ज हमने बताया आपको पिछले लेक्चर में। तो डीप जॉर्ज जो होते हैं बिटवीन टू वैलीज के बीच में जो डीप गहराई वाला स्थान होता है, उससे जो नदी बहती है उसको जॉर्ज बोलते हैं, खाई बोलते हैं। एंड धुआंधर फॉल्स, इसी में आपको क्या मिलता है? धुआंधर फॉल्स मिलता है, वाटरफॉल्स मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर है, देखने को लगता है। आगे क्या है? इसकी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा रिवर की, सहायक नदियां, आर वेरी शॉर्ट, उनकी लंबाई बहुत छोटी होती है। नर्मदा का बेसिन आप देखेंगे तो उसमें जो इससे जुड़ने वाली सहायक नदियां हैं जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, उनकी लेंथ जो होती है बहुत छोटी होती है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। तो इस नदी से जब कोई नदी बहती है इसमें, तो इसमें जुड़ने वाली जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो सीधे जुड़ती हैं और नदी के बीच में ये 90 एंगल बनता है जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तो कोई भी ट्रिब्यूटरीज आएगी वो सीधे जुड़ेगी, और सीधे जुड़ने का कारण भी है। वो क्या कारण है? कि इसके बीच में 90 डिग्री कोण बनती है। तो नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जब जुड़ती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो पथरीली है। वहाँ पर मिट्टी होती है तो कट जाती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, तो वो जिग जैग पाथ बनाते हुए जाती। लेकिन पथरीली है तो उसको सीधे जुड़ जाती है डायरेक्ट, और छोटी लेंथ की होती है जो डायरेक्ट जुड़ जाती हैं 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, जैसा कि हमने पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं बना के। आगे क्या है? नर्मदा बेसिन जो है कवर करता है पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, वो तो होगी क्योंकि वहीं से निकलती है उनकी पहाड़ियों से। और ये जब वेस्ट साइड में बहती है तो गुजरात से भी होकर बहती है। तो ये दो स्टेट को कवर करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात, और इसके बाद अरब सागर में एस्चुरीज बनाते हुए गिर जाती है। समझ में आ गई? ये आपको नर्मदा बेसिन का पिक्चर क्लियर हो गया। चलिए, वेस्ट में गिरने वाली एक दूसरी जो रिवर है जिसका नाम है तापी रिवर, तापी बेसिन बोलते हैं। अब बेसिन तो आपको समझ ही गए होंगे। जब कोई एक रिवर बहती है तो उसके आसपास का जो इलाका होता है वो पूरा बेसिन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा इलाका क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है।
इसको हम बोलते हैं बेसिन। ठीक। तापी बेसिन जो है, तापी रिवर की जो लेंथ है लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है, 700 किलोमीटर। हाँ। नर्मदा रिवर 1300 किलोमीटर के आसपास है, तो ये लगभग उससे छोटी है, आधी है। तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, उस जिले से ये निकलती है और वहाँ की एक पहाड़ियाँ हैं जिसका सतपुरा रेंज कहते हैं। ये देखिए बीच में मध्य प्रदेश आता है ना, तो ये सतपुरा रेंज है। तो सतपुरा की पहाड़ियाँ, इन्हीं पहाड़ियों से ये वहाँ से निकलती है कौन, तापी रिवर, और किस ओर बहती है, वेस्ट की तरफ। इट आल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, ये भी ठीक नर्मदा की तरह रिफ्ट वैली बनाते हुए गुजरती है। और किसके पैरेलल टू द नर्मदा, ऊपर अगर नर्मदा रिवर जा रही तो नीचे तापी रिवर जा रही, दोनों आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल है। और रिफ्ट वैली बनाते हुए नर्मदा भी जाती है, तो रिफ्ट वैली बनाते हुए तापी भी जाती है। इट्स बेसिन, ये रिवर जो है किस किस स्टेट को कवर करती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करती है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश तो निकली रही है सतपुरा रेंज से, फिर आगे यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है और यहाँ क्या पड़ता है, गुजरात, तो ये महाराष्ट्र गुजरात होते हुए गिर जाती है, तो 3 स्टेट को कवर करती है। द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, इनके बीच में वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, शॉर्ट लेंथ की होती हैं, वो भी कहाँ गिरती हैं, वेस्ट में। अगर मेजर रिवर की बात की जाएगी तो आप नर्मदा और तापी की बात करेंगे, लेकिन छोटी नदियों की बात की जाएगी जो वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में बहने वाली हैं, तो वो जो है छोटी लेंथ की होती हैं, वो भी कहाँ गिरती हैं, गिरती है अरब सागर में ही। जैसे कि साबरमती हो गई, माही हो गई, भारतपुरा हो गया, भारतपुरा हो गया, पेरियार हो गई। तो साबरमती और माही जो है दोनों कहाँ बहती हैं, गुजरात में। नाम से ही क्लियर होगा, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुना ना। तो साबरमती और माही दोनों गुजरात से ही बहती हैं। भारतपुरा और पेरियार जो है तमिलनाडु और केरल से, तमिलनाडु केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है। और सारी ये नदियाँ जो है जिनको पानी मिलता है वो वेस्टर्न घाट पे जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, जो साउथ वेस्ट से मानसून आता है और जो यहाँ पर हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल कराता है, खूब पानी गिरता है, उन्हीं पानी के कारण ये नदियाँ बनती हैं और जिनका पानी अरब सागर में गिर जाता है। तो तापी रिवर जो है छोटी नदी है, उसके बारे में भी थोड़ा ही जानकारी है जिसको हमने आपको बताया। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं द पेनिनसुलर रिवर की, क्लास 9th का है द पेनिनसुलर रिवर। नर्मदा रिवर और तापी रिवर की बात हो चुकी है। अब अगली रिवर जो पेनिनसुलर रिवर में आती है उसका नाम है द गोदावरी। क्या नाम आता है, गोदावरी बेसिन। ठीक। अब क्या है, गोदावरी बेसिन के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, उसको समझते हैं और एग्जाम में इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सीबीएसई बोर्ड ने अब आने वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है। असर्शन और रीजन वाले बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसके सारे चीज़ों को समझेंगे कायदे से। तो गोदावरी बेसिन यानी कि गोदावरी रिवर की बात कर रहे हैं। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर पार्ट की, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट होता है, पेनिनसुलर पार्ट, उसकी सबसे लार्जेस्ट रिवर है हमारी गोदावरी। नीचे साउदर्न पार्ट है, तो उस पेनिनसुलर पार्ट की सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है उसको गोदावरी कहते हैं, और इसकी तुलना गंगा रिवर से की गई है नॉर्दर्न प्लेन में, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। इट राइजेस, कहाँ से निकलती है, इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ, ढलान से, ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ होता है, आपको सभी को मालूम है, ये वेस्टर्न घाट होता है। ये कॉन्टिन्यूअस घाट्स हैं। घाट मतलब क्या होता है, माउंटेन्स होता है। तो ये वेस्टर्न घाट के स्लोप से निकलती है
और जिला कौन सा है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो स्टेट हमारा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के अंदर एक नासिक जिला आता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट आता है, वहीं से निकलती है वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट के स्लोप से। तो याद रखिएगा गोदावरी जो रिवर है वो निकलती है वेस्टर्न घाट के स्लोप से, और कहाँ के पूछा जाए तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से। इसकी जो लंबाई है, इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। और आपने पढ़ा है गंगा की लंबाई लेंथ कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है। तो इसकी जो है, जो पेनिनसुलर रिवर आती है उसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है लगभग 1500 किलोमीटर। याद रखिएगा 1500 किलोमीटर। ये पेनिनसुलर की लार्जेस्ट लेंथ वाली रिवर है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? इट्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ज्यादातर रिवर जो होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इधर क्या होता है? बे ऑफ बंगाल होता है, इधर गिरती हैं। और गिरने से पहले क्या बनाती हैं? हमने आपको बताया डेल्टा बनाती हैं। तो ये भी, इसका भी पानी जो है ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि गोदावरी रिवर का पानी भी कहाँ गिरता है? अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में गिरता है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। जब अगर हम गोदावरी की बेसिन की बात करें तो जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है, चाहे वो नर्मदा हो, महानदी हो, चाहे कावेरी हो या कृष्णा हो, इन सभी से अगर तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है बहुत लार्जेस्ट है। और लार्जेस्ट बन जाता है क्योंकि तमाम सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है इसमें आके जुड़ जाती हैं और इसका बेसिन जो है बड़ा हो जाता है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, आपके वीडियो में एक पिक्चर आ रहा होगा, उसमें हर एक बेसिन को जो है ड्रेनेज बेसिन दिखाया गया है। चाहे वो नर्मदा का बेसिन हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, तापी का बेसिन दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिन है। इसी तरीके से महानदी का बेसिन दिखाई दे रहा होगा आपको, और गोदावरी का बेसिन दिखाई दे रहा होगा, कृष्णा का और कावेरी का। ये पिक्चर में सारे बेसिन है, ये पूरा एरिया, इस एरिया में ये बहती है रिवर, और वो पूरा जो एरिया एक सिंगल रिवर कवर करती है वही बेसिन कहलाता है। हमने आपको बताया ना, एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में बहने वाली सिंगल रिवर जितने एरिया को कवर करती है वो उसका बेसिन कहलाता है। तो पिक्चर में साफ स्पष्ट हो रहा है, सारे बेसिन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो द बेसिन कवर जो होता है, कवर माने कवर करता है पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लगभग 50%, यानी कि जो गोदावरी रिवर है वो लगभग 50% हिस्सा तो महाराष्ट्र में ही बहती है। अगर हम कहते हैं तो आधी नदी जो है महाराष्ट्र में बहती है और आधी जो है वो मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होते हुए तब बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो 50% हिस्सा जो है महाराष्ट्र में ही बहता है और बचा 50% उसमें कौन से स्टेट कवर होते हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कवर होते हैं, और इसके बाद बे ऑफ बंगाल में अल्टीमेटली गिर जाती है। रास्ते में कई सारी इसकी सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो इस ट्रिब्यूटरीज जो है उसका नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, जिसमें लास्ट की जो मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा है, ये लार्जेस्ट अपने आप में एक रिवर है। सहायक नदी तो है ही है, गोदावरी में जुड़ती तो है ही है, लेकिन अपने आप में ये क्या है? एक बड़ी नदी है। कौन कौन सी? मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इसीलिए गोदावरी का जो बेसिन है, इन बड़ी बड़ी नदियों के, सहायक नदियों के मिल जाने से उसका बेसिन क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो पेनिनसुलर में जितनी भी नदियां बह रही हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट जो बेसिन है, आप याद रखिएगा किसका है? गोदावरी का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अगली जो पेनिनसुलर रिवर है उसके बारे में, महानदी। द महानदी बेसिन जो है इसके बारे में जानेंगे। जो महानदी है वो राइजेस माने निकलती है इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो पठार हैं, हाईलैंड्स हैं, उन उठे हुए इलाकों से, पठारों से ये महानदी निकलती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए महानदी कहाँ से राइजेस होती है, तो कहेंगे आप स्टेट का नाम बताएंगे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की कहाँ से? हाईलैंड से।
ठीक है, वहां से ये निकलती है। और इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा, उड़ीसा होते हुए ये कहाँ गिरती है अल्टीमेटली? बे ऑफ बंगाल। सभी नदियां कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है महानदी स्पेशली उड़ीसा की ही नदी मानी गई है, क्योंकि ये उड़ीसा से होकर के बे ऑफ बंगाल बहती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आ जाए कि महानदी किस स्टेट में फ्लो करती है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा स्टेट में फ्लो करती है। ठीक, निकलती कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़। इस रिवर की जो लेंथ है वो लगभग 860 किलोमीटर है, लगभग 860 किलोमीटर का यात्रा तय करती है। इसके बाद तब जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसकी जो लेंथ है महानदी की तो 860 किलोमीटर है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है किन स्टेट से शेयर होते हुए, मतलब साझा करते हुए बहता है? तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र से साझा करता है, छत्तीसगढ़ से साझा करता है, वहां से वो निकलती है, झारखंड और उड़ीसा, इन स्टेट से होते हुए तब वो जाकर कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें इतना ही पूछा जाएगा। अब आते हैं द कृष्णा बेसिन। अगली रिवर है द कृष्णा बेसिन। तो कृष्णा रिवर जो है राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नियर महाबलेश्वर। आप जब महाबलेश्वर जाएंगे महाराष्ट्र साइड में, तो वहां पर जो है स्प्रिंग बहुत है, झरने बहुत हैं, तो वहीं से निकलती है, महाबलेश्वर के स्प्रिंग से निकलती है। और इसकी जो लेंथ है लगभग 1400 किलोमीटर है। अगर हम इससे कंपेयर करें महानदी से तो काफ़ी लंबी है। तो कृष्णा रिवर की जो लेंथ है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। और इस ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो सहायक नदियां हैं, इस सहायक नदियों का नाम है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। ये इसकी सहायक नदियां हैं, जहां पर तुंगभद्रा नदी भी है और तुंगभद्रा नाम का एक डैम भी है। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो दिखेगा आपको। तो इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, याद रखिएगा। इसका जो ड्रेनेज बेसिन किसके साथ शेयर करता है? तो महाराष्ट्र के साथ, कर्नाटका के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ शेयर करते हुए देन कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल। और गिरने से पहले क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी महानदी और ये हो गई कृष्णा बेसिन। आ गया समझ में? ठीक। अब आपकी जो है पेनिनसुलर रिवर, जो मुख्य नदियां हैं वो दो बची हैं, बल्कि कावेरी ही बची है, लास्ट बची है कावेरी। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी ऑफ द वेस्टर्न घाट। हमने आपको बताया वेस्टर्न घाट कहाँ है फिगर में। तो वेस्टर्न घाट में नीचे यहाँ जो है ब्रह्मगिरी है, यहाँ तो नीलगिरी है, तो नीलगिरी के ऊपर यहाँ पर जो है ब्रह्मगिरी हिल है। तो कावेरी जो निकलती कहाँ से है? वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से, ब्रह्मगिरी पहाड़ों से निकलती है। और इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कहाँ पर? इन द साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु। उधर तमिलनाडु है ना, तो तमिलनाडु की एक जगह है साउथ में कुडालोर, वहां से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और हमने आपको बताया पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं उनको जो पानी मिलता है केवल एक सोर्स है, और वो है रेनफॉल। और वेस्टर्न घाट में जो है सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। और ओरोग्राफिक रेनफॉल होने के कारण इन नदियों को पानी वहीं से मिलता है। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर जो है वो ज़्यादातर वेस्टर्न घाट से ही निकल रही हैं, सब वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं। और क्यों निकल रहे हैं? कि वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है और उसी से पानी नदियों को मिलता है, और वो अलग अलग स्टेट से होते हुए कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो इसकी जो कावेरी रिवर की जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए तब जाके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी क्या है? याद रखिएगा, इसकी सहायक नदी अमरावती है, भवानी है, हेमावती है और काबिनी है। ये चार इसकी जो है सहायक नदियां हैं, जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और ये आपके 9th में तो है ही है,
आगे चलकर जब आप तैयारी करेंगे यूपीएससी की, पीसीएस की, एसएससी की, तो उसमें भी यही पूछा जाता है कि आप जो है कावेरी की जो है जो सहायक नदियां उनके नाम बताइए। यही नाम है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, यही इसकी सहायक नदियां हैं जो रास्ते में इसको आके मिल जाती हैं। किन स्टेट से ये साझा करते हुए बहती है? तो कर्नाटका से होकर गुजरती है, केरला से और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो 3 स्टेट से ये होते हुए गुजरती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अब इसमें एक चीज लिखा है आपके एनसीईआरटी बुक में, द रिवर मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया। ये कावेरी रिवर जो है भारत की सेकंड नंबर की सबसे बड़ा वाटरफॉल्स बनाती है, सेकंड नंबर का बिगेस्ट वाटरफॉल्स बनाती है, जल प्रपात बोलते हैं। और उसका नाम क्या है? शिवा समुद्रम। याद रखिएगा, ये सेकंड नंबर का बिगेस्ट जो है हमारा वाटरफॉल्स है, सेकंड नंबर का, जिसका नाम क्या है? शिवा समुद्रम। तो आपके मन में आ रहा होगा फर्स्ट नंबर में कौन है? तो फर्स्ट नंबर का जो वाटरफॉल्स है उसका नाम है कुंचिकल। कुंचिकल वाटरफॉल्स जो नंबर 1 पे आता है भारत में, और ये कहां पर आता है? ये कर्नाटका में। याद रखिएगा, कहां है? कर्नाटका, कर्नाटका में आता है। ये बहुत अच्छा वाटरफॉल्स है, लोग टूरिस्ट यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो कुंचिकल वाटरफॉल्स भारत का नंबर 1 पे है। किस स्टेट में आता है? कर्नाटका में। और जो सेकंड नंबर का वाटरफॉल्स है किस नदी पे बनता है? कावेरी रिवर पर, जिसका नाम क्या है? शिवा समुद्रम। याद रहेगा। अब इस कावेरी रिवर के बेसिन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, और पानी से पैदा की जाने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको यहाँ पर जनरेट किया जाता है। जनरेट करने का आपको माध्यम मालूम ही है, टरबाइन पर जब पानी गिराया जाता है, टरबाइन के घूमने से ही क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है उसको सप्लाई किया जाता है आसपास के इलाकों में, जैसे कि मैसूरू में भेजा जाता है, बेंगलुरु में यहाँ सप्लाई की जाती है, कोलार गोल्ड फील्ड माइन में भी, वहाँ पर भी बिजली की सप्लाई इसी कावेरी नदी पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली पैदा होती है, वो यहाँ सप्लाई की जाती है। अब इस ड्रेनेज चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है लेक, लेक के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेक होता क्या है, होती क्या लेक। तो एक लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर, लेक को झील भी कहते हैं। ये क्या होता है? लार्ज एरिया ऑफ वाटर होता है, दैट इज सराउंडेड बाई लैंड, और जो किसके बना होता है? चारों तरफ लैंड, चारों तरफ जमीन है, उसके बीच में क्या होता है? एक लार्ज एरिया ऑफ वाटर होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? लेक कह देते हैं। तो समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लेक, हालांकि अब आएगा नहीं 9th में, ये छोटी क्लास में आता है। तो अ लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाई लैंड, जिसके तरफ चारों तरफ जमीन है, उसके बीच में जो पार्ट होता है जिसमें पानी भरा होता है वो हमारा लेक कहलाता है। लेक 2 तरीके की होती हैं, एक नेचुरल होती है और एक मैन मेड होती है। 2 तरीके की यहाँ पर आपकी दी गई हैं, दोनों बताएंगे। अगला पॉइंट है हिमालयन रीजन कंटेन्स मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक ऑल विच हैव ग्लेशियर ओरिजिन। ज़्यादातर हिमालय रीजन में पाए जाने वाली जो लेक होती हैं वो फ्रेश वाटर लेक होती हैं, और उसमें पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर ओरिजिन, अर्थात ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर से भी आता है, और रेनफॉल, जो रेन का पानी होता है वो भी कलेक्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर फ्रेश वाटर की जो झीलें होती हैं वो हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। तमाम सारी ऐसे झील हैं, नैनीताल झील है, लोकतल झील है, ठीक है ना, और आपके वुलर झील है, ये सारी, जिसमें द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर में आती है। और ये थोड़ा अलग है, जो वुलर लेक है दूसरी लेकों से ये अलग है। क्यों अलग है? और इट वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये किस एक्टिविटी से बना है? जो वुलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक यही मानी जाती है, जो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो वुलर लेक जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से जो गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में जो पानी भर गया फ्रेश वाटर, वो हमारा कहलाता है
वूलर लेक कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसलिए कहा गया है ये झील जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण फॉर्म हुई है, बनी है। द वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो वूलर लेक। हालांकि ज़्यादा झीलें हमारे कहाँ है नहीं, लेकिन जितनी भी झीलें हैं उसमें वूलर झील जो है, जो वूलर लेक है, वो सबसे फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। द डिजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान हैज़ द सामर लेक। राजस्थान में एक लेक है जिसका नाम सामर लेक है, और ये इसका पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है। इसके पानी से नमक बनाया जाता है भारत में। ठीक है, तो सामर लेक कहाँ आती है? राजस्थान में आती है। इसके अलावा भी पुलिकट लेक है जो कहाँ है? तमिलनाडु में। ये सब समुद्र के किनारे हैं, पुलिकट लेक। और जो समुद्र के किनारे होते हैं वो लैगून भी कहलाती हैं। समझ आ रही है? कोलेरू लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में है। ये एक वास्ट लैगून है। ये एक वास्ट लैगून है। क्यों? समुद्र के पानी से ही ये अलग हो गया, एक पार्ट बन गया है। बीच में बैरियर आ गया, सैंड का बैरियर आ गया या किसी रीफ का बैरियर आ गया, तो उसके कारण ये अलग हो जाता है समुद्र का ही पानी, साल्टी वाटर है। तो चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में है, वास्ट लैगून भी कहलाता है, समुद्र के किनारे ही बना हुआ है। मैन मेड लेक क्या होते हैं? जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, गोविंद सागर लेक है, जो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है? भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो गोविंद सागर जो है मैन मेड होता है। जितने भी रिजर्वायर बनाए जाते हैं वो भी एक लेक होते हैं। रिजर्वायर माने जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, तो रिजर्वायर हो गया, गोविंद सागर डैम हो गया, या उसी को हम गोविंद सागर लेक भी बोलते हैं। ये सारे मैन मेड होते हैं। और हमारे देश में एक जीएपी चलाया गया जिसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। कब चलाया गया? 1985 में। इसका प्रोग्राम चलाने का मकसद था गंगा की सफाई करना, गंगा के पानी को निर्मल और साफ स्वच्छ बनाना। तो कब चलाया गया था? 1985 में चलाया गया। फिर इसके बाद 2014 में भी इसको चलाया गया, रिवाइज किया गया और गंगा को साफ कर दिया गया। फिर अगला एक प्रोग्राम चलाया गया एनआरसीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। और ये कब? इसके 10 साल बाद 1995 में। और इस प्लान के अंतर्गत जो नदियां बच रही थी उनको भी शामिल कर लिया गया। और मकसद वही है, ऑब्जेक्ट वही है, सभी के नदियों को साफ स्वच्छ बनाना, निर्मल बनाना, कोई भी पोल्यूशन उसमें ना रहे। तो एनआरसीपी गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था 1995 में। गंगा के अतिरिक्त जो नदियां रह गई हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और हमारी जो रिवर्स हैं हमारे एंशियंट टाइम से हमसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब लोगों की जो लोग बसना शुरू हुए, लोगों जो जहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग किया रहना, सेटलर जो बोलते हैं, वो नदियों के किनारे ही सेटलर हुए। इसलिए हमारा जो सभ्यताएं हैं, जो एंशिएंट टाइम में सभ्यताएं हैं, जो 4 आपने पढ़ी होंगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये कहीं ना कहीं किसी नदियों के नज़दीक ही डेवलप हुई है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के नज़दीक डेवलप हुई है, इसीलिए चाइनीज सिविलाइजेशन जो है सांको रिवर के नज़दीक डेवलप हुई है। और जो हमारी मेसोपोटामियन है, टिग्रिस रिवर है वहाँ पर इराक में, टिग्रिस, उसके नज़दीक ये सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, तो उस नाइल रिवर के नज़दीक जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन का डेवलप हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यताएं एंशिएंट टाइम से ही नदियों के पास जुड़ी हैं। सबसे पहले गांव जो बसना शुरू हुए थे वो नदियों के पास ही बसना शुरू हुए थे, और फिर वहाँ से डेवलपमेंट हो गया। नदियाँ वैसे भी टूरिस्ट प्लेस भी है। नदियों में लोग जो है क्राफ्टिंग वो करते हैं, क्या कहते हैं, नदियों में राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, और वो एक अच्छा टहलने का, नेविगेशन करने का बहुत ही अच्छा इलाका वो होता है, स्थान होता है। और लेक्स जो होते हैं वो हमारे जितने भी माउंटेन्स होते हैं उनकी रौनक को बढ़ाते हैं। विदाउट लेक्स तो सुंदरता ही नहीं रहेगी। पहाड़ों के बीच में जो है एक लेक बह रही है तो उसको सुंदरता को पहाड़ों की ओर बढ़ा देता है। तो ये जो जितनी भी, वैसे भी लेक्स हमारे भारत में कम है, लेकिन जितनी भी हैं वो हमारे माउंटेन्स एरियाज़ को क्या करता है? सुंदरता को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये हमने पूरा चैप्टर जो है आज ड्रेनेज इस पार्ट में ख़त्म कर दिया है। इस पार्ट में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो ये हमारे चैनल को टाइटेनियम हिस्ट्री है, इसको सब्सक्राइब करें
और इस वीडियोस को जो है, इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको भेजें। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। हिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसको बना के आपको वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।